रात का समय था और एक महिला को अपने घर जाना था और इसीलिए वो बस स्टैंड पे खड़े होकर वो अपनी बस का इंतजार कर रही थी। और थोड़ी ही देर बाद एक बस आकर रुकती है जिस पर वो महिला चढ़ जाती है और जैसी बस के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस बस पर एक अंधा भिखारी जो कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति है और उसके कपड़े भी फटे पुराने पहन रखे हैं और उस बस पर वो शख्स भीख मांग रहा है। जैसे ही उस भिखारी पर उस महिला की नजर पड़ती है तो वो महिला उसको टकटकी निगाहों से कुछ देर देखती रहती है और थोड़ी ही देर बाद वो अपने पर्स को खोलती है और उससे अपना मोबाइल निकालती है और उस मोबाइल से उस भिखारी की एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लेती हैं और वो एक नंबर पर वो वीडियो क्लिप सेंड कर देती हैं। और थोड़ी ही देर बाद उस महिला का फ़ोन की घंटी बजती है और जब वो फ़ोन उठाती है तो वहाँ से कुछ उनको डायरेक्शन मिलता है और उस महिला को कहा जाता है कि आप जिस व्यक्ति का वीडियो भेजा है उस व्यक्ति का आप पीछा करते रहिएगा और आप अपना करंट लोकेशन भेज दीजिए। तभी वो महिला जैसा उनको निर्देश मिलता है वैसा ही वो महिला करती है और उस मोबाइल नंबर पर अपना करंट लोकेशन भेज देती है। और थोड़ी ही देर बाद एक रेलवे स्टेशन का स्टॉप आता है जहां पर वो भिखारी उतर जाता है। जैसे ही वो भिखारी उतरता है उसके पीछे पीछे वो महिला भी उतर जाती हैं और उस भिखारी के पीछे पीछे चल देती हैं। वो भिखारी कुछ दूर पर ही पहुंचा था और रेलवे स्टेशन के परिसर पर पहुंच पाता है कि एकदम से पुलिस फोर्स आ जाती है और उस भिखारी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और घेरने के बाद पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और फिर पुलिस उस महिला के पास में आकर उस महिला का आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद कहती है और उस महिला से कहती है कि आपको इनाम की रकम मिल जाएगी। तो सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार ये भिखारी ही था या कोई और, यानी कि पुलिस फिर कौन से इनाम की बात कर रही थी। भिखारी के भेष में आखिरकार ये कौन था और किस इनाम की बात हो रही थी। दरअसल जो ये भिखारी था ये कोई भिखारी नहीं बल्कि एक कातिल था और कत्ल करके भिखारी का रूप धरकर ये पुलिस से बचता बचाता घूम रहा था और इस भिखारी के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। तो आखिरकार इसने किसका कत्ल किया था और क्यों इसने भिखारी का भेष धरा, ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है पश्चिम बंगाल के कोलकाता की और उसी कोलकाता का एक जगह है हरिदेवपुर और उसी हरिदेवपुर में एक डायमंड पार्क है और उसी डायमंड पार्क पर एक 2 मंजिला मकान बना हुआ है। 2 मंजिले मकान पर ऊपर मकान मालिक रहता था और नीचे किराएदार रहते थे। और सुबह जब मकान मालिक अपने मकान से नीचे उतरता है तो देखता है कि रूम बंद है और बाहर से ताला लगा है, लेकिन दरवाजे के नीचे से ब्लड बह रहा है। तभी उनको कुछ शक होता है और शक उनका गहरा जाता है क्योंकि वो गेट तो बंद होता है लेकिन खून दरवाजे के नीचे से बह के आ रहा था। तभी वो पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस वहां पर जब पहुंचती है तो वो कहते हैं कि दरअसल यहाँ पर मेरा किराएदार रहते हैं लेकिन दरवाजा बाहर से बंद है, लेकिन दरवाजे के नीचे से खून की धारा दिख रही है। तभी उस दरवाजे को तोड़ा जाता है और पुलिस जब कमरे के अंदर घुसती है, मकान के अंदर जाती है तो देखती है कि एक महिला जिनके हाथ पैर बंधे हुए हैं और मुंह पर कपड़ा ठुसा हुआ है और उसकी गर्दन से ब्लड बह रहा है। देखते ही ये पता लग रहा था कि जिसने भी इस महिला की हत्या की है उसने धारदार हथियार से इसका गला काटा है और ये शोर न मचा सके इसलिए इसके मुंह पर कपड़ा भी ठूसा गया है और अपना बचाव न कर पाए इसलिए उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं। तभी पुलिस उस मकान मालिक से पूछती है कि आखिरकार ये किराएदार कौन थे और कब से आपके मकान पर रह रहे हैं। तभी वो मकान मालिक कहता है कि दरअसल ये जो किराएदार हैं अभी कुछ ही दिन पहले आए हैं और ये 17 जनवरी
2025 को मेरे पास रहने के लिए आए थे और 6 दिन बाद ही ये हत्या की घटना हो जाती है। यानी कि जिस दिन घटना होती है वो तारीख होती है 23 जनवरी 2025 और घटना से महज 6 दिन पहले ही ये लोग रहने आए थे। और तभी उसने बताया, जिस महिला का कत्ल हुआ है इसने मुझे अपना नाम मालिनी बताया था और ये लॉन्ड्री के साथ आई थी और किराए पर रहने के लिए इसने मुझसे मकान लिया था। और जब मैं सुबह उतरा तो देखा कि दरवाजे के नीचे से ब्लड बह रहा, तभी मुझे शक हुआ और मैंने आपको बुलाया। तभी वहां पर पुलिस फॉरेंसिक टीम को भी बुला लेती है और डॉग स्क्वाड को भी, यानी कि खोजी कुत्तों को भी बुला लेती है और वहां पर आसपास पूरी गहनता से जांच करती है। लेकिन जब पुलिस वहां जांच कर रही होती है तो कमरे पर एक ब्लेड मिलता है जो कि खून से सना हुआ होता है। पुलिस उसको अपने कब्जे में लेती है और खोजबीन में ही एक आधार कार्ड मिलता है जिस पर कार्तिक दास लिखा होता है। अब पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लग जाती है, लेकिन जब इसकी जांच कर रही होती है तो पता चलता है कि जो महिला की हत्या हुई है दरअसल इसका नाम मालिनी नहीं बल्कि छाया सरदार है और जो आधार कार्ड मिला था कार्तिक दास का वो इसका पति है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि इस हत्या के पीछे कार्तिक दास ही हो सकता है और पुलिस कार्तिक दास की तलाश में जुट जाती है। अब पुलिस के सामने चुनौती ये आती है कि दरअसल कार्तिक दास अपने पास कोई मोबाइल नहीं रखता, इसीलिए पुलिस को ढूंढने में दिक्कत पड़ती है। लेकिन वहीं पर वक्त गुजरता जा रहा था और कार्तिक दास की कहीं पर खबर नहीं मिल पा रही थी। जहां पुलिस को जहां जहां शक होता है वहां वहां ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक का कहीं पता नहीं चलता और वक्त गुजरता रहता है। जब पुलिस को ऐसा लगता है कि सारे तंत्र फेल हो रहे हैं और अब कार्तिक उनकी पकड़ से दूर होता जा रहा है, तभी पुलिस कार्तिक दास की फोटो वायरल कर देती है और उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है और उसकी फोटो और इनाम हर तरफ अनाउंस कर दिया जाता है और सोशल मीडिया पर भी उसकी फोटो डाल दी जाती है। और पुलिस इस उम्मीद में रहती है कि शायद किसी को कार्तिक दास देखेगा और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी। और होता भी ऐसा ही है। लगभग 9 हफ्ते बाद 30 मार्च की रात को एक महिला का पुलिस के पास फोन आता है और कार्तिक दास का वो वीडियो बनाकर छोटा सा क्लिप भेजती है। जैसे ही पुलिस कार्तिक दास का छोटा वो वीडियो देखती है, पुलिस समझ जाती है कि ये वही हत्यारा है जिसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। तभी वो पुलिस महिला को फोन करती है और कहती है कि इसका पीछा करना और लाइव लोकेशन मंगवा लेती है। जैसे ही वो हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और उसके परिसर पर पहुंच ही पाते हैं कि तभी पुलिस कार्तिक दास को चारों तरफ से घेर लेती है और उसको हिरासत में ले लेती है। और वहीं पर जो उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित होता है, उस पकड़वाने वाली महिला को वो इनाम दे दिया जाता है। अब जब कार्तिक दास पुलिस की हिरासत में आ जाता है और जब कार्तिक दास से उसकी पत्नी छाया सरदार की हत्या के बारे में पूछा जाता है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वहीं पर पुलिस ये भी पूछती है कि आखिरकार तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। तभी वो कहता है कि दरअसल कुछ साल पहले मैं अंधा नहीं था, मेरी आंखें ठीक थी और मैं पेशे से ड्राइवर था और गाड़ी चलाता था। तभी मेरी मुलाकात छाया सरदार से होती है और मैं छाया सरदार को पसंद करने लगता हूँ और तभी छाया से मैं शादी के लिए अपनी बात रखता हूँ। इस बात पर छाया भी राजी हो जाती है और हम दोनों शादी कर लेते हैं। छाया से शादी होने के बाद मैं काफी खुश था और हम दोनों अच्छे से रह रहे थे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद मेरी आंखों की धीरे धीरे रोशनी कमजोर होने लगी थी और एक दिन ऐसा आया कि मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से कमजोर हो गई और मैं 1 या 2 मीटर से ज्यादा देख नहीं सकता था। इसीलिए अब मैं बेरोजगार हो गया, गाड़ी चला नहीं सकता था क्योंकि एक्सीडेंट होने का चांस था। अब घर पर खर्चों की दिक्कत होने लगी, जिस पर मेरी पत्नी छाया मुझे छोड़कर चली गई और वो सिलपारा में रहने लगी और वहीं पर रहकर झाड़ू पोछे का काम करने लगी और दूसरों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती
और वहीं पर वो रहने लगे। इसका मुझे बेहद अफसोस हुआ और मैं इधर उधर दर बदर रहने लगा। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरी पत्नी छाया का किसी से अवैध संबंध हो गए हैं और शायद उसी अवैध संबंधों के चलते ही मेरी पत्नी छाया ने मुझे छोड़ा है। तभी मैं किसी तरीके से इधर उधर से कुछ पैसे इकट्ठे करता हूँ और कुछ मेरे पास जमा पूंजी होती है और फिर मैं छाया के पास पहुँचता हूँ और उससे मैं आरजू मिन्नतें करता हूँ और फिर से साथ रहने के लिए मैं उसको मनाता हूँ और अपनी 6 महीने की जमा पूंजी पूरी मैं छाया को दे देता हूँ और उसको अपने साथ रहने के लिए राजी कर लेता हूँ और उससे कहता हूँ कि एक बढ़िया सा कोई फ्लैट देख लो किराए पर जिस पर हम लोग रहेंगे और पैसे की तुम टेंशन मत लो और मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगा। क्योंकि अब कार्तिक दास को के मन पर एक अलग ही तरह का प्लान चलने लगता है। अब क्योंकि धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही थी और इन दोनों में उम्र का भी काफी फासला था, क्योंकि कार्तिक दास की उम्र लगभग 44 से 45 साल होती है और वहीं पर छाया सरदार की उम्र लगभग 30 से 32 साल के आसपास होती है। ये उम्र का भी फर्क होता है और वहीं पर कार्तिक दास जब आंखों से कम दिखाई देने लगता है और इसी के चलते दोनों के बीच में मनमुटाव भी हो गया था। लेकिन अब वहीं पर कार्तिक दास के मन पर बदले की भावना पनपने लगती है और उसके मन पर शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी से किसी न किसी के अवैध संबंध है। तभी वो किसी तरीके से कार्तिक को मनाने पर राजी हो जाता है और वहीं पर डायमंड पार्क पर एक मकान को किराए से लेते हैं। और अभी 6 दिन ही गुजरे थे तभी कार्तिक दास रात में जब घर आता है तो वो अपनी पत्नी से किसी बात पर उलझ जाता है और तभी वो अपनी पत्नी के मुंह पर कपड़ा ठूंस देता है और फिर उसके हाथ बांधता है और फिर उसके पैर बांध देता है और उससे कहता है कि दरअसल तुमने मुझसे बेवफाई की है और तुम्हारा दूसरे के साथ अवैध संबंध है और मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। और इतना कहकर वो ब्लेड से अपनी पत्नी छाया का कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद में उसे एहसास होता है कि मैंने कत्ल तो कर दिया लेकिन शायद मैं पकड़ा जाऊं। तभी वो रात में ही घर से निकलता है और बाहर से दरवाजे पर ताला लगा देता है और वो हावड़ा स्टेशन आ जाता है और वहीं पर बैठकर सोचने लगता है और फिर वो एक ट्रेन पर बैठकर निकल जाता है और फिर उसी ट्रेन पर वो भीख मांगने लगता है, क्योंकि अब कार्तिक दास आंखों से दिखाई भी नहीं देता था और इसीलिए अब वो भीख भी मांगने लगा था और पुलिस से बचने का ये तरीका भी ढूंढ लिया था। और इसी तरीके से वो कभी ट्रेन में सफर करते हुए हैदराबाद पहुंच जाता, कभी बेंगलुरु पहुंच जाता और कभी मुंबई पहुंच जाता और घूम घाम कर वापस हावड़ा रेलवे स्टेशन आ जाता और अच्छी खासी मोटी कमाई भी करता और इससे वो पैसे भी कमा रहा था। और वहीं पर हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास पर ही एक जगह थी जहां पर तमाम लोग पड़े रहते थे, वहीं पर वो भी पड़ा रहता। देखने में ऐसा लगता कि जैसे ये पेशेवर भिखारी है और आंखों से अंधा है, लेकिन वो ये सब पुलिस से बचने के लिए कर रहा था। लेकिन शायद उसकी किस्मत खराब थी और उस दिन बस पर उस महिला से वो टकरा जाता है और वो महिला इस कार्तिक दास को पहले से पहचानती थी, इसीलिए उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी और ये कार्तिक दास पकड़ा गया। अब पुलिस ने उसको न्यायालय भेज दिया है और न्यायालय ने अब पुलिस को 11 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में दोबारा से उसको भेज दिया है और इस केस पर और भी तफ्तीश के आदेश दिए हैं कि इसके पीछे और भी कोई कारण हो सकता है। पूरी तरीके से पुलिस अब उस केस पर जांच पड़ताल पर जुट गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।